स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसको सदिश राशियाँ बोलते हैं वो क्या होती हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियाँ बोला जाता है। और जिसमें केवल परिणाम होता है उसको क्या बोला जाता है, अदिश राशियाँ, जिसको स्केलर क्वांटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि क्या क्या सदिश राशियों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और अदिश राशि क्या क्या होता है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सदिश राशियाँ का मैंने बताया था आपको, सदिश राशियाँ क्या होती है, बीजगणितीय नियमों को, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ दोनों बीजगणितीय नियमों को का पालन करती हैं। ठीक है, बट जो सदिश राशियाँ होती हैं वो त्रिभुज और चतुर्भुज नियम का भी पालन करती हैं। ठीक है, तो सदिश राशियाँ या सदिश राशि त्रिभुज और चतुर्भुज नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज नियमों को कैसे पालन करती है, मैंने बताया था कि सदिश राशियाँ जो होती हैं उसको कैसे तीर के निशान से किसी अंक के अक्षर के ऊपर एक तीर के निशान से दर्शाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। मतलब कोई भी अक्षर दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ है, ए के ऊपर अगर हम लोग ये लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए क्या है, एक सदिश राशि है। और अगर केवल ए ही लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अदिश राशि है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ये अदिश राशि है। ठीक है, तो जो सदिश राशियाँ होती है वो त्रिभुज के नियमों का कैसे पालन करती हैं, तो त्रिभुज के नियमों का पालन, त्रिभुज के नियमों का पालन, त्रिभुज के नियमों का पालन कैसे करती हैं ये, देखो मैंने बताया था कि ये जो होता है इसको बोलते हैं टेल, और ये क्या होता है, ये होता है हेड, ये होता है हेड। ठीक है, तो त्रिभुज के नियम के लिए अगर मैं यहाँ पे अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के साथ मैं ऐड करूं, ठीक है, इसके हेड को इसके टेल के साथ मैं ऐड करूं तो इस टाइप का आकृति बनेगी, इस टाइप की आकृति, और ये क्या होगा, इसका परिणामी होगा। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर की पावर ऐसे तीर लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मान लो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। ठीक है, तो त्रिभुज के नियमों का पालन कैसे करती है सदिश राशियाँ, कोई वेक्टर का जो हेड है अगर दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा जाता है तो उसका परिणामी क्या होता है, आर, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ए का वेक्टर प्लस बी का, इसका और इसका क्या होता है, योग होता है। तो इस तरह से ये क्या सदिश राशियाँ क्या होती है, त्रिभुज के नियमों का पालन करती है। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, आर क्या होता है, यहाँ पे परिणामी होता है, इसका परिणामी वेक्टर होगा या सदिश होगा। आर का वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर बी प्लस बी का वेक्टर। तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें अगर लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है किसी सदिश के हेड को मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, हेड को दूसरे सदिश के टेल मतलब पूंछ, ठीक है, पूंछ के साथ ऐड किया जाता है
या जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण उन वेक्टरों का या उन सदिशों का परिणामी होता है, परिणामी होता है। ठीक है, अगर किसी सदिश के हेड को किसी दूसरे सदिश के टेल के साथ जोड़ा जाता है, किसी के हेड को किसी सदिश के टेल के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका परिणामी क्या होता है? तो जो बनता है वो एक त्रिभुज बनता है, और उसका कर्ण क्या होता है? उस वेक्टर का क्या होता है? परिणामी होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर का वेक्टर, या आर की पावर जो तीर होता है उससे। ठीक है, तो आर का वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे? परिणामी राशि, सदिश का परिणामी है ये। ठीक है, और आर वेक्टर, तो इसको नोट कर लीजिए। वैसे चतुर्भुज का क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का क्या नियम होता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, यदि एक वेक्टर या एक सदिश जिसको बोलते हैं ए वेक्टर, दूसरे सदिश बी वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, तो समानांतर चतुर्भुज के यदि एक सदिश ए वेक्टर दूसरे सदिश बी वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, तो परिणामी आर क्या होगा? तो परिणामी आर वेक्टर का परिणाम होगा, परिणाम या परिमाण, जो भी बोलो, परिणाम क्या होगा? आर का वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका पावर क्या होगा? रूट। ठीक है, तो मैं क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ समानांतर चतुर्भुज बना रही हूँ ना मैं, समानांतर चतुर्भुज ये होता है। तो एक वेक्टर ये A है और एक वेक्टर ये B है, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने कोण बनाते हैं? थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, दोनों एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं, तो इसका परिणामी ये क्या होता है? आर वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर, इसका परिणामी क्या होता है? क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अगर ये पूरा थीटा कोण, और मान लो ये वाला कोण अल्फा है, ठीक है, ये वाला कोण अल्फा है, तो कोण अल्फा का मान क्या हो जाएगा? परिणामी आर की दिशा, जो अल्फा का मान है वो क्या हो जाएगा? परिणामी आर की दिशा। तो परिणामी आर वेक्टर की
दिशा क्या हो जाएगी, tan अल्फा बराबर a, tan अल्फा बराबर b कोसाइन थीटा, tan अल्फा बराबर, अगर मान लो ये a है और ये b है तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ये क्या हो जाएगा कि परिणामी r की दिशा हो जाएगी, ठीक है। और ये a किसके बराबर होगा, ये होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, b साइन थीटा बराबर a प्लस b कॉस थीटा। ये क्या है सर, मैंने बताया था कि परिणाम जो सदिश राशियां होती है उसका परिणाम भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। तो इसमें समानांतर चतुर्भुज में क्या दिख रहा है, समानांतर चतुर्भुज ही तो बना, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, एक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या बताता है, यदि एक सदिश a वेक्टर, यदि एक सदिश a वेक्टर दूसरा सदिश b वेक्टर से, दूसरा सदिश b वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो परिणामी r का परिणाम, तो परिणामी r ये होगा और इसका परिणाम क्या होगा, r वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर a की पावर a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर प्लस 2a का वेक्टर b का वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। और परिणामी r की दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो क्या है, a वेक्टर तथा अल्फा क्या है यहाँ पे, a वेक्टर तथा r वेक्टर के बीच का कोण है, क्या है, a वेक्टर तथा r वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज, तो इस तरह से क्या होता है, सदिश राशियां क्या होती है, चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों नियमों का क्या करती है, पालन करती है। किस तरह से पालन करती है मैंने बता दिया। समानांतर चतुर्भुज का नियम कैसे फॉलो करती है ये, यदि एक सदिश वेक्टर a दूसरे सदिश वेक्टर b से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो परिणामी r का परिणाम क्या हो जाएगा, इसका परिणाम क्या हो जाएगा, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a वेक्टर b वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या r का परिणामी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका परिणाम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का a b कॉस थीटा। वैसे r की दिशा क्या हो जाएगी, tan अल्फा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। और अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा a और b के बीच का कोण, तो उसको नोट कर लीजिए। और मैंने बताया था कि जो r का वैल्यू होता है, r का परिणाम होता है वो कैसे होता है, ठीक है। r का परिणाम मैंने क्या बताया आपको, r का परिणाम बताया मैंने आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो बताया मैंने, ठीक है, का रूट, ये हो गया r का परिणाम, ठीक है। अब इसमें r के परिणाम में अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, इसमें हम लोग कंडीशन लेके चल रहे हैं, केस 1 लेके चलते हैं, केस 1 लेके चलते हैं, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुटअप करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r का वेक्टर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab और इंटू 1 का रूट। ठीक है, अब ये पता है ये क्या होता है, ये होता है हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो दिख रहा है, ये भी वही होता है। वो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो आर का वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। आर का वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में जो होता है वो आर का जो परिणाम है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में आर का जो परिणाम है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आर क्या होता है, परिणाम होता है किसका, दो वेक्टरों के बीच का परिणाम है आर। और इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वैसे अगर केस 2 देखूं, अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री रखूं तो आर का परिणाम ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और मेरे को पता है कि कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू 0। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ये बचेगा। मतलब थीटा की वैल्यू 0 रखने से a प्लस बी आ रहा है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 रखती हूँ मैं तो r की वैल्यू क्या आती है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। एक अदिश राशियों में क्या होता है कि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है। दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट या फिर दो सदिश राशियों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश राशियों को दो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, अदिश राशियां प्राप्त होती हैं। तो सदिश राशियों का गुणनफल, सदिश राशियों का गुणनफल, सदिश राशियों का गुणनफल मतलब दो सदिश राशियों का अगर गुणनफल करते हैं तो क्या बनता है, एक अदिश राशि बनती है। तो दो सदिश, अगर सदिश को सदिश के साथ गुणा करूं मैं, ठीक है, सदिश को सदिश के साथ गुणा करूं, डॉट मतलब यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, अदिश राशि बनती है, अदिश राशि बनती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, मान लो कोई सदिश राशि मैं ले रही हूँ ए और बी, ठीक है, तो मान लो कोई सदिश है ए और दूसरा सदिश है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो सदिश राशियों का गुणनफल क्या है, दो सदिशों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई मतलब उसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, अदिश राशि बनती है। और अगर मान लें कोई सदिश क्या है, ए है और दूसरा सदिश क्या है, बी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ये देख लीजिए। अब यहाँ पे भी मैं अगर कंडीशन लूँ, यहाँ पे भी मैं कंडीशन लूँ तो केस 1 क्या हो जाएगा, इसमें अगर रखूँ मैं थीटा की वैल्यू अगर 0 रखूँ, थीटा की वैल्यू 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी, और कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 होता है 1।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 रखती हो तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये डॉट प्रोडक्ट की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो 0 डिग्री पर हमेशा हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और 90 डिग्री पे, दूसरा देख लेते हैं केस 2। केस 2 क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री रखूँ, थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री रखूँ तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी। कॉस 90 0 होता है तो मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखती हूँ तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखती हूँ तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी। और ए बी क्या होती है, किसी भी डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री रखूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, मैक्सिमम वैल्यू केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री रखूँ तो cos 180 क्या होता है, cos 180 होता है -1। ठीक है, cos 180 क्या होता है, cos 180 होता है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी और ये -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखती हूँ तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उन दोनों का डॉट, दो वेक्टर कौन से दो वेक्टर है, ए और बी। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, अगर 0 डिग्री रखती तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी। 90 डिग्री रखती तो 0 और 180 डिग्री रखती तो क्या होता है, माइनस ए बी। इसको नोट कर लीजिए। जैसे ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, वैसे ये क्या होती है, 180 डिग्री पे क्या होता है, ये मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है किसी भी डॉट प्रोडक्ट का, मिनिमम वैल्यू होता है। तो मैं बताया कि सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का अगर मैं गुणनफल करूंगी तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। और दो सदिश मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या मिलता है, मैं ए बी कॉस थीटा मिलता है। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री रखूँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूँ या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूँ तो मुझे क्या क्या मिलता है। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो दोनों का तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखूँ तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूँ तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ए बी, जो कि क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सदिश का वियोजन, सदिशों का वियोजन क्या होता है, दो सदिशों, एक सदिश को अलग अलग दिशाओं में दर्शाने को सदिश का वियोजन बोलते हैं। ठीक है, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन क्या होता है, सदिशों का वियोजन क्या होता है, किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया, किसी सदिश के प्रभाव को किसी
सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही सदिश का या सदिश का वियोजन कहलाती है। किसी सदिश को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? सदिशों का वियोजन कहलाता है। एक आपने पढ़ा होगा कि r है तो r cos थीटा r sin थीटा, तो r cos थीटा r sin थीटा क्या है? किसी परिणाम r का दो दिशाओं में व्यक्त किया जाता है, एक cos के रूप में और एक sin के रूप में, तो वही क्या होता है? सदिश का वियोजन होता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताती हूँ कि ये कैसे, इसको पहले नोट कर लीजिए। मान लो कि कोई सदिश है, ठीक है, मान लो कोई सदिश f है, तो और ये किसी सदिश और ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, और एक लंबवत और एक क्षैतिज दिशा में, तो जिसके साथ थीटा कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं? f cos थीटा, और जो लंबवत होती है उसको क्या बोलते हैं? जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं? f sin थीटा। ठीक है, अगर ये एक सदिश है और अगर ये लंबवत के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, लंबवत के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये कोई f सदिश है, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f cos थीटा। मतलब जहाँ पे थीटा वैल्यू, जहाँ पे थीटा जिसके उसमें रहेगा वो cos के रूप में रहता है, और जहाँ पे नहीं रहता वो क्या होता है? sin के रूप में रहता है, f sin थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक, ये कोई सदिश है, इसके प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करना, ये कोई सदिश है, इसके प्रभाव को दो या दो से अधिक, मैंने यहाँ पे दो ही दिशाएं बताई हैं, तो दो दिशाओं में कौन सी है? एक ये वाली लंबवत और एक क्षैतिज। तो लंबवत जो है वो क्या हो जाएगा? f cos थीटा, जो जहाँ पे थीटा जिसके साथ कोण बनाएगा वो cos वाली वैल्यू होती है, और जिसके साथ नहीं बनाता वो sin वाली वैल्यू होती है। तो किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? सदिश का वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसके साथ बना तो f cos थीटा और इसके साथ बना तो f sin थीटा, और अगर यहाँ पे थीटा है तो ये cos हो जाएगा, ये sin हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा है तो ये cos और ये sin हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं लिखवा देती हूँ। सदिश किसी अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है या बनाता है, तो उस दिशा में सदिश का मान क्या हो जाएगा? f cos थीटा, और जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनाता, जिस अक्ष के साथ कोण नहीं बनाता, उसका मान f sin थीटा होगा, f sin थीटा होता है। ये f की जगह कुछ भी आ सकता है ना, मैं यहाँ पे f एक एग्जांपल ली, उसकी जगह a b c d कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सदिश अगर किसी अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगा, तो वो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? f cos थीटा। मान लो कोई सदिश f है, तो अगर जिस अक्ष के साथ थीटा कोण नहीं बनाता उसका मान क्या हो जाएगा? f sin थीटा। तो इसको नोट कर लीजिए।
ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से पता तो होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये वाई अक्ष होता है और ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, एक्सिस होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से सबको समझ में आ जाएगा सदिशों का वियोजन क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सदिश है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का एक कोई सदिश है। कोई सदिश है 100 न्यूटन का। ठीक, और ये इस एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 100 न्यूटन का कोई सदिश है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या, कौन सा कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या होगी, जो जिसके साथ थीटा कोण बनाता है, जिसके साथ कोण बनाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री, 100 न्यूटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 कॉस थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और जिसके साथ कोण नहीं बनाता उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा में के रूप में होती है, तो एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन, 100 साइन, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। ठीक है, हमको पता है कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, √3/2, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप करते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 100 कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा 50 किसका, वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए परिणाम किसका, इस सदिश का, इस 100 न्यूटन का एक सदिश है उसका। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष में क्या हो जाएगा उसका परिणाम, ये हो जाएगा 50√3 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा 50 न्यूटन और क्या हो जाएगा 50√3 न्यूटन। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा में परिणाम क्या होगा, कि दिशा में परिणाम, और वाई अक्ष की दिशा में परिणाम। तो मैंने बोला कि एक कोई सदिश है 100 न्यूटन का, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में उसका परिणाम क्या होगा, उसका मान क्या होगा। तो जिसके साथ कोण बनाता है, यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और एफ की वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे 100 रखेंगे और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2, और साइन 30 डिग्री होगा 1/2। तो एक्स एक्सिस का परिणाम क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन, और वाई एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा, 50√3 न्यूटन, और वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। तो ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं जिनका परिणामी का अधिकतम मान क्या है? 16 न्यूटन। और न्यूनतम मान क्या है? 4 न्यूटन। ठीक है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं जिनका परिणामी का अधिकतम मान क्या है? 16 न्यूटन और न्यूनतम मान क्या है? 4 न्यूटन। ठीक है, तो जो 4 न्यूटन, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? एक वस्तु दी हुई है, उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है, और दूसरा भी बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, तो उसका परिणामी का अधिकतम मान, जब भी अधिकतम मान बोले तो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, अधिकतम मान क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। और उसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन। ठीक है, तो जब भी बोले कि अधिकतम मान, तो दो वेक्टरों का, क्योंकि दो बल कार्य कर रहे हैं, तो एक बल ए है और एक बल बी। एक मान लीजिए एक बल कौन सा है? एक बल ए है और दूसरा बल क्या है? दूसरा बल बी है। अगर एक बल ए है और दूसरा बल बी है, तो दोनों का अधिकतम मान के लिए दोनों को जोड़ा जाएगा और दोनों के न्यूनतम मान के लिए दोनों को घटाया जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है? 16 न्यूटन। और दूसरा क्या दिया है? न्यूनतम मान, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 न्यूटन। ठीक, तो मेरे को निकालना है a और b का मान, तो कैसे निकलेगा? तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन है, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे मैं इसको जोड़ सकती हूँ। ठीक है, जोड़ सकती हूँ, मतलब ये b से तो b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2a इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10। 20/2 मतलब 10 न्यूटन। ठीक है, तो एक बल का मान कितना आ गया? 10 न्यूटन। अगर इसी a की वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रखूँ, समीकरण 1 में a की वैल्यू रखने पर तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस b
इक्वल्स टू 16। तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 16 माइनस 10 कितनी आ जाएगी 6 न्यूटन। तो एक बल का मान कितना हो जाएगा 10 न्यूटन और दूसरे बल का मान कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अधिकतम मान के लिए दोनों बलों को जोड़ दिया जाता है और न्यूनतम मान के लिए दोनों बलों को घटा दिया जाता है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल ली जाती है। ए की वैल्यू यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए और ए मिलकर कितने हो जाएंगे 2a और ये 16 और 4 मिलकर 20 हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/2 मतलब 10 न्यूटन। अगर इस ए की वैल्यू को समीकरण ए में रखूँ तो समीकरण ए में ए की वैल्यू रखूँ तो कितनी हो जाएगी 10 + b = 16। ठीक है, तो b बराबर 16 - 10 = 16 = 6 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 न्यूटन। तो पूछा था दोनों बलों का मान ही तो पूछा है, प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। आर मैक्सिमम मैंने आपको बताया था ना 0 डिग्री पर आर मैक्सिमम होता है करके, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम a + b लिखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ये वाला फॉर्मूला r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने बताया था कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो r बराबर क्या होता है a + b, ये तो होता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 0 डिग्री पर और मिनिमम वैल्यू किस पे होती है 180 डिग्री पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे a + b = 16 रखा और a - b = 4 न्यूटन रखा है। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस समय मैंने ना a + b 16 क्यों रखा और a - b 4 क्यों रखा, नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ऐसा पूछ सकते हैं कि r का मान कब मैक्सिमम होता है। r का r जो होता है परिणामी होता है उसका मान कब मैक्सिमम होता है, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। cos 0 कितना होता है वो 90 डिग्री। cos की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। cos की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पे क्या होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, और cos की वैल्यू 180 डिग्री पे क्या होती है मिनिमम होती है और cos की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होती है 0 होती है। ठीक, तो मिनिमम मतलब ये नेगेटिव में चला जाता है, मैक्सिमम मतलब ये पॉजिटिव में रहता है वैल्यू, और ये 90 डिग्री पे क्या हो जाती है 0 डिग्री हो जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। यदि किसी क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ तथा 4 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ लगाते हैं तो
उन दोनों सदिशों का परिणामी का परिणाम क्या होगा? परिणामी का परिमाण क्या होगा? अगर किसी वस्तु पर 4 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ पता है ना कैसे होता है? पूर्व ये होता है पूर्व, कि ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, तो किसी वस्तु पर 3 न्यूटन का बल पूर्व की तरफ तथा 4 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ लगाते हैं, तो उन दोनों सदिशों का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकलेगा? किसी वस्तु का 3 न्यूटन का बल कितना लग रहा है? पूर्व की तरफ मतलब इस तरफ लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। और 4 न्यूटन का बल कब लग रहा है? उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ क्या लग रहा है? 4 न्यूटन का बल। ठीक है, और हमेशा पूर्व और उत्तर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उन दोनों सदिशों का परिणामी मैंने बताया था क्या होता है? आर वेक्टर। परिणामी क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, ये तो होता है परिणामी। तो परिणामी का परिणाम मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। एक वेक्टर 3 न्यूटन का पूर्व की तरफ लग रहा है, 4 न्यूटन का उत्तर की तरफ लग रहा है, उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो परिणामी का परिणाम मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू क्या होती है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, डिग्री नहीं होता, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab 2ab इंटू 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन, मतलब 4 का स्क्वायर का रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का रूट, मतलब कितना हो जाएगा? 25 का रूट। और 25 का रूट क्या होता है? 5 न्यूटन। मतलब अगर एक बल पूर्व की तरफ 3 न्यूटन का लग रहा है, एक बल उत्तर की तरफ 4 न्यूटन का लग रहा है, तो दोनों का परिणामी का जो परिमाण निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसकी आर की वैल्यू मैंने आपको बताया होती है। परिणामी क्या होता है? परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर 9 प्लस 16, ये हो जाएगा रूट 25। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, दो आपको बल दे दिए जाएंगे, उसका परिणाम ही पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज जो होती हैं, कॉस की वैल्यूज 9, साइन की वैल्यूज वो याद होनी चाहिए।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि दो समान सदिश का परिमाण भी समान हो तो उन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? उन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? ठीक है। यदि दो समान सदिशों का परिणाम भी समान हो तो उन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? मान लो आर ए बी, मान लो कि तो दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी है? एक्स है। बोला ना कि समान सदिशों का परिणाम सब समान हो, मतलब ए आर ए बी तीनों सबकी वैल्यू क्या हो? एक्स हो। तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू क्या होता है? 2ab जब a बराबर b हो तो जब a बराबर b हो, यहाँ पे a बराबर b है ना, जब a बराबर b हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2 क्या होती है? जब a बराबर b हो तो क्या होता है? r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2। तो इस सब की वैल्यू क्या दी हुई है? x, और ये जगह 2a की भी वैल्यू कितनी है? x cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये x से ये x कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा? 1/2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, cos थीटा बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 की वैल्यू cos कब 1/2 होता है? cos 61/2 होता है। cos 61/2 होता है। ठीक है, तो ये हमको पता है कि cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह मैं cos 60 रख सकती हूँ। तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू ये cos से ये cos कट जाएगा, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। ठीक, तो जब दो समान सदिशों का परिणाम भी समान हो, जो समान सदिशों का परिणाम भी समान हो तो उन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? तो जब इस टाइप की कंडीशन होती है, जब a इक्वल्स टू b होता है, तो r की वैल्यू क्या होती है? r इक्वल्स टू होता है 2a cos थीटा बाई 2। r की वैल्यू क्या होती है? 2a cos थीटा बाई 2। r की वैल्यू कितनी है? x माना है, ये मैंने माना है। ठीक है, माना है तो क्या हो जाएगी? r की वैल्यू x हो जाएगी 2x cos थीटा बाई 2। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, और मेरे को पता है कि cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह मैं cos 60 डिग्री लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा? cos 60 इक्वल्स टू cos थीटा बाई 2। cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। इसको नोट कर लीजिए। और मैंने आपको उससे पहले जो बताया था ना कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो मैंने केस बताया था, मैं बताया था कि आर मैक्सिमम कब होता है?
आर मैक्सिमम होता है, ए प्लस बी उसकी वैल्यू होती है। जब अधिकतम वाला जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ए प्लस बी, और आर मिनिमम क्या होता है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे होता है? ए माइनस बी कैसे होता है? ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। अगर मैं बताई कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे परिणामी जो आर होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो कितनी होती है? आर की वैल्यू मिनिमम होती है। तो अगर मेरे को मिनिमम निकालना तो थीटा की वैल्यू कितनी रखूंगी? 180 डिग्री रखूंगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरे को पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही तो दिया हो, तो इसकी जगह मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। ठीक है, इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चन में क्या रखा था? ए प्लस बी इक्वल्स टू 16 और ए माइनस बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि आर मिनिमम कब होता है? आर मिनिमम 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये कैसे आया? आर मैक्सिमम तो मैंने बताया था, आर मैक्सिमम अगर थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आर मैक्सिमम आएगा ए प्लस बी, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ 180 रखा, कॉस्ट 180 कितना होता है? -1 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये कौन सी वैल्यू होगी? ये मिनिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। ये जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये वाला चीज़, और ये क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया, जब 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो बलों का परिणामी कभी भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। ठीक है, तो 5n और 10n के बीच दो बलों का परिणामी कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था आर मैक्सिमम क्या होता है? आर की वैल्यू 90, मैंने आपको बताया आर की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, आर की वैल्यू 180 पे क्या होती है, आर की वैल्यू 90 पे क्या होती है। तो आर की वैल्यू अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूँ तो आर की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और वो क्या होती है? ए प्लस बी होता है। ठीक है, और ए प्लस बी यहाँ पे ए
अगर मान लीजिए ये ए है और ये वाला बी है, 10 न्यूटन बी है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5 + 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक। और आर मिनिमम और थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री लूँ तो कितना हो जाएगा, आर मिनिमम होता है इस समय, आर मिनिमम होता है तो ए माइनस बी होगा ये, ठीक है। ए माइनस बी होगा, वो होगा ना, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब जो आर की वैल्यू है 5 और 15 के बीच लाई करेगी। आर की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, आर की वैल्यू लाई करेगी 5 और 15 के बीच, 15 और 5 के बीच लाई करेगी, ठीक है। या तो 5 हो या तो 15 के बीच में लाई करेगी आर की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 5 से 15 के बीच में 7 तो आता है, ठीक है, 8 भी आता है, 5 भी आता है, 2 नहीं आता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो बलों का परिणामी कभी भी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है 15 और आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और आर की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, 15 से 5 के बीच में लाई करेगी। 15 और 5 के बीच में 7, 8 और 5 तीनों आते हैं, पर 2 नहीं आता, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता पूछ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसका ये आंसर, तो इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।